डियर एवरीवन, अभी करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्म 2 सिलेबस। ओके, इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियोस दिया हुआ है बच्चों टर्म 2 के लिए। अब ये लास्ट क्लास है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले जितने भी सिलेबस में थे आपके एमीन्स था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स था, और आपका केमिकल काइनेटिक्स था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, सरफेस केमिस्ट्री था, मतलब जितना भी था सब बता दिया। ये आपको अब लास्ट में ये बताना है। और इसके बाद आपको बता दूं कि इसके जस्ट बाद एक ऐसा वीडियो मैं दूंगी आपको जिसमें पूरा सिलेबस यानी कि जितना भी चैप्टर्स टर्म 2 केमिस्ट्री में पढ़ना है उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो आपको एक क्लास में समझाऊंगी। तो जुड़े रहना है आपको साथ में, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए पूरी फुल्ली तैयार रहें केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और सबसे पहले देखते हैं कि देखिए सिलेबस के अंदर सबसे पहले है कि आयुपक नेम लिखना आना चाहिए। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने के लिए इसका मतलब हो गया कि उसका नाम लिखना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आयुपक नेम यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्ट किया है जो कि प्रीवियस ईयर बहुत बारी पूछा हुआ है, उनको कलेक्ट किया है और फटाक से आपको समझा दूंगी, आप समझ जाएंगे तुरंत। देखिए, राइट द आयुपक नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब आप इसको आयुपक नेम लिखें फटाक से। 1 2 3 प्रोपेनल, 3 कार्बन था, प्रोपेन हो गया। इसका सफिक्स नेम होता है अल, CHO का सफिक्स नेम क्या होता है? अल। ओके, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ये दिया हुआ है तो इसमें हम लोगों ने पहचान कर लिया, ये हमारा कीटोन है और ये हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि ये प्रायर ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5। हाँ, तो हमारा 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 5 का मेन चेन हो गया पेंटेन 2 1। कीटोन का सफिक्स नेम 1 होता है, पेंटेनोन बोलेंगे इसे। आप चाहें तो इसको आगे में भी 2 लिख सकते हैं, यानी 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका यही है, ऐसे ही लिखा करें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए भी। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये बहुत आसान है। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप पहचान लिया आपने, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होता है एल्डिहाइड ग्रुप में, मतलब एल्डिहाइड के कार्बन से ही स्टार्ट होता है नंबरिंग। तो 1 2 3 हो गया। तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम पता होता है कि एक नंबर पे ही एल्डिहाइड है, क्योंकि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होता है। ये रूल है एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर का। ओके, तो ये हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, बेंजीन रिंग में रहेगा तो क्या कीजिएगा। तो देखिए ये CHO है और ये OH है, तो पहचान तो हो गई कि ये भैया ये प्रायर ग्रुप है। तो नंबरिंग आप कर दोगे यहाँ से 1 2। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी होता है, यानी जब एल्कोहल आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बिहेव करता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं। मैंने आपको बेंजीन का पढ़ाया था, उसमें बताया हुआ है ये सारी बातों को। बेंजल्डिहाइड, देखो ऐसे लिख रही हूँ डी हाइड, ठीक है ना, इसे भी लिखना है यहाँ ना, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये आपने समझ लिया कैसे करना है। अब मान लो नेक्स्ट ये है, तो इसमें क्या है, ये हमको ये पहचान में आ गया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इतना को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे क्या रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। तो क्या है देखिए, यहाँ तो आप यहाँ नहीं, यहाँ 1 दोगे, ठीक है, लेकिन अब आप किधर जाओगे 1 2 3 या 1 2 3, क्योंकि दोनों ही तरफ आने पर 3 पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो किधर जाएं हम लोग, तो समझिए आपको जब सेम पोजीशन पे मिला तब अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको नंबरिंग दीजिए पहले, जैसे 1 2 3 इसको देंगे पहला नंबर 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकली, मतलब देखिए हर रूल अवेलेबल है आपके पास। मतलब अगर ये नहीं होता कि दोनों तरफ से चलने पे 3 3 पे नहीं आता तो फिर जो रूल था वैसे लगता है, लेकिन चूंकि दोनों को आ गया तब फिर हम लोगों को क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जाना होता है। बात आ गई समझ में? इसी के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नाम 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड। बात आ गई समझ में कैसे करना है?
समझ गए। तो अपनी कॉपी पे भी बना लीजिएगा बच्चों, सिर्फ देख के नहीं छोड़ दीजिएगा कि बस देख लिया हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा सा बनाइएगा, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको। तो देखिए, पहचान कर लीजिए इसका। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कीटोनिक ग्रुप है, तो ऑब्वियस है कि प्रायर ग्रुप ये है, तो नंबरिंग इसी को पहले चाहिए। तो 1 2 3 4 5। हाँ, तो 4 पे मिथाइल मिला तो लिखिएगा 4 मिथाइल। ओके, 4 मिथाइल। 5 का मेन चेन है पेंट, आप ध्यान दीजिए, पेंट लिखा, पेंटेन तो होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ, तो पेंट। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन, और 2 पे CO ग्रुप है, यानी कि 1 लगेगा। जो प्रायर ग्रुप होता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसी का सफिक्स नेम यूज होता है लास्ट में, यहाँ पे, है ना। यही तरीका है। पॉलीफंक्शनल का जब पढ़ाया था आपको क्लास 11th के अंदर, उस टाइम बताया था पूरा डिटेल में कि किस तरीके से करना होता है। तो यहाँ प्रायर ग्रुप ये है, तो इसी का लास्ट में 2 1। हाँ, बताइए समझे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 1। हाँ, पेंटेन नहीं लिख दीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ EN के जगह पे YN हो जाता, बस इतना ही फर्क पड़ता और कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए हर तरीके का कलेक्ट किया है यहाँ पे, ताकि सारा कुछ आपको बता पाऊँ कम से कम समय में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो आप बना सकते हो बच्चों। 1 2 प्रायर ग्रुप, 2 3 4 सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर है मुखिया COH ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी 4 का मेन चेन है ब्यूटेनोइक एसिड, हो गया सिंपल। ओके, तो ये हमने कर लिया, कितना फटाफट से बता दिया आपको ये पूरा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रक्चर बनाना है। अभी आपने क्या क्या स्ट्रक्चर था, नाम लिखा, अब नाम से स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन है ना, पहले हेक्सेन, रूट वर्ड क्या है, हेक्सेन। तो हेक्सेन लिखिए, यानी कि 6 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, और 1,6 पे डाइओइक एसिड है, यानी आप समझ जाएं कि पहला वाला और लास्ट वाले पर ही फंक्शनल ग्रुप का एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हो गया। अब तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ लटका उटका हुआ है नहीं, तो बस आपको करना क्या है, CH2 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 और बैलेंस कर दीजिए CH2, ठीक है। यहाँ भी आप कर लेंगे ऐसे। हाँ, तो हो गया आपका, मतलब कार्बन का टेट्रा वैलेंसी देख लेना होता है, उसमें कहीं कोई कमी मत छोड़िएगा, हर एक कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में अगर मैं नहीं करूँगी तो आप कर लेना खुद से, सिर्फ बताते चले जाना है। 3 मिथाइल पेंटेनल, 3 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। तो पेंटेन को पकड़िए, यही रूट है, तो 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5। हाँ, पेंटेनल, तो देखिए नल है, यानी यहाँ पे अल है, अल नल नहीं अल, ठीक है। तो एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एल्कोहलिक ग्रुप डाल दीजिए। 3 पे मिथाइल है, यहाँ से काउंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ नंबरिंग नहीं किया गया है, इसलिए क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि अल है तो यानी 1 नंबर पे ही होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया, तो 1 2 और 3 पे हमको मिथाइल डालना है, तो मिथाइल डाल दिया 3 पे काउंट करके। उसके बाद आप अपना बैलेंस कर दें पूरा कार्बन को ऐसे। हाँ, ये आपको ये करना है, आपको छोड़ना नहीं है इसको। तो ये हमारा हो गया। C नंबर पे क्या है, देखिए पारामिथाइल बेंजल्डिहाइड। पारामिथाइल बेंजल्डिहाइड का मतलब ये हो गया कि बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड पहले बना लीजिए आप। हाँ, बेंजीन बना लिया आपने, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ये जो हमारा हो गया ये बेंजल्डिहाइड है। अब कहता है पारामिथाइल, यानी कि देखिए बेंजल्डिहाइड जहाँ है वो पारा पोजीशन है, पारा ऑर्थो मेटा पारा, ये पारा, ये ऑर्थो, ये मेटा, और फिर से ये पारा। तो यहाँ पे आप डाल दो CH3, हो गया पारामिथाइल बेंजल्डिहाइड। कहता ऑर्थो मिथाइल, तो पारा ऑर्थो मेटा होता है, तो ऑर्थो पे CH3 डाल देते, मेटा कहता तो CH3 यहाँ डाल देते। नंबरिंग दे के कहता कि 1 2 3 4 कहता तो ये भी दे सकता था। देखिए इसको कैसे दे सकता है, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये भी लिख सकता है। हाँ,
तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बात एक ही है, नंबरिंग हो या पारा हो, ऑर्थो मेटा से भी बेंजीन रिंग के अंदर नंबरिंग को इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी। देखिए 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन, 4-क्लोरो, देखिए यहाँ लिखा हुआ था है ना, 4-क्लोरोपेंटेन-2-ओन, तो देख लेते हैं 4-क्लोरोपेंटेन, तो पेंटेन को पकड़िए और हो गया 1 2 3 4 5, हाँ, और ठीक है 2 पे 1 है तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड डाल के ओ डाल दीजिए, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप का ही सफिक्स नेम 1 होता है, और 4 पे क्लोरो है तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे क्लोरीन डाल दीजिए। ठीक है, हो गया काम खत्म, अब कुछ और लटकाना नहीं है कहीं। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, CH3, इसको एक और H डालना होगा, यहाँ CH2 डालना होगा, इसमें नहीं डालना होगा, इसका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसमें CH3 डालना होगा। ठीक है, समझ गए आप फटाक से कैसा हो गया, फटाक से नाम हो गया इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फटाक से ई नंबर 4-मिथाइल पेंट 3-इन-टू-1, तो देखिए पेंट को पकड़िए यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, फिर आपको कहता है 2 पे 1 यानी 2 पे आपको लटका देना है कीटोनिक ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद कहता है 3 पे इन, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए कैसा कितना अच्छे तरीके से बनता है, यही क्वेश्चन है यहाँ आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए कैसे कैसे क्या, पेंट को ले लिया, रूट वर्ड ये है पेंट के लिए 5 कार्बन, 1 देख रखा है 2 पे, तो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप को डाल दिया, फिर 3 पे इन कहा, 3 पे इन डाल दिया, और 4 पे मिथाइल कह रहा है, हाँ 4 पे मिथाइल कह रहा है, तो 1 2 3 हो गया, 4 यहाँ है तो 4 पे आप मिथाइल डाल दो, हो गया। अब आप बैलेंस कर दो इसको, हाँ देखिए ठीक है, इधर आपका ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा, इसमें एक H लगेगा, H डाल दो, यहाँ CH3 लगेगा, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अगर टेट्रावैलेंसी किसी का इधर उधर हो जाए तो आप समझ लेना कि हाइड्रोजन से पूरा किया जाए, जो भी फंक्शनल ग्रुप का है सारा काम पहले कर लिया, उसके बाद जो रह जाएगा ना वो हाइड्रोजन पूरा करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये खास बात होता है। ठीक है, तो ये चलिए आपका समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे फालतू क्वेश्चन तो इसमें लिखा ही नहीं है मैंने, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब मेरा पर्पस ये है, कोशिश ये है कि एक ही क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एबल हो जाए, ऐसे पढ़ाया जाए आपको। ठीक है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। तो मैं फिर कहूँगी बच्चों की जब ऐसा दे रखेगा आपको तो आप सिर्फ थ्योरी लिख दोगे ना तो मार्क्स नहीं देगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहली बात ये जान लें कि रिएक्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, नंबर फर्स्ट स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए लेसर द स्टेरिक हिंड्रेंस हायर द रिएक्टिविटी, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम है तो हायर होगा रिएक्टिविटी, यानी आप ये भी कह सकते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। हाँ, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में। हाँ, तो देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला, प्रोपेनोन का भी फॉर्मूला और ब्यूटेनोन का फॉर्मूला। तो आप देखिए जो बातें आपको बताई गई ऊपर की 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो देखिए इन सब को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, एक तो CH3 है, तो 2 बल्की ग्रुप है, 2 बड़ा ग्रुप है मेथाइल का, जिसके कारण इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ भी है ब्यूटेनोन है, तो इससे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इस पे काम करेगा, ज़्यादा बल्की ग्रुप है इसमें, है ना, एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इसका रिएक्टिविटी भी इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उसके बाद बारी आती है इन दोनों को देखने की, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि एक तो CH3 है, तो ये एक CH3 है, उतना आपका क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑन मूविंग फ्रॉम एथेनॉल टू ब्यूटेनोन प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीज मतलब
इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है ना। यहाँ CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो देखिए क्या है कहने का मतलब, CH3 प्लस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, और चूंकि दो दो ग्रुप है एक साथ में तो बल्कि ग्रुप है, जिसके कारण ये क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी करेगा, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे लिखी है मैंने। देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम एथेनॉल टू ब्यूटेनॉन, प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप increases due to which the electron density on carbon atom of carbonyl group increases and hence the nucleophile becomes slower and slower. तो thus reactivity increases in the order. तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एथेनॉल होगा, उसके बाद प्रोपेनॉल होगा, फिर प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। इसका रीजन देखिए, एक तो देखिए ब्यूटेनोन के केस में क्या था, ऐसा था ना बना हुआ, देखिए, है ना। एक तो देखिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करेगा, और दूसरी बात कि प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। तो जैसे प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम है कि वो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है NU निगेटिव चार्ज। ये खोजता है वैसा साइड जिसके ऊपर हो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पे जाके चिपक जाता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, तो ये चाहेगा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आए, क्योंकि मेरे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन हो रखा है ज़्यादा, तो क्यों किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्डिंग करेगा। इसी वजह से रिएक्टिविटी ब्यूटेनोन का कम, उससे थोड़ा प्रोपेनोन का, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे किसका हुआ, एथेनॉल का, CH3CH होगा। इसमें क्या हुआ, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है इसमें, ठीक है, और मात्र एक ही प्लस आई इफेक्ट ना है, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जितना और सब डालेगा, ठीक है। बात आ रही समझ में आपके। तो एथेनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यानी कि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जल्दी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा। अब आपको इतना समझाने का पर्पस ये था, सिर्फ दो बातें आपने, जो मेन कीवर्ड है कि स्टेरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट आपने देख लिया। अब समझना क्या है, जो भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका फॉर्मूला लिखिएगा। नो नीड की यही दे देगा उतार के आपको, जो भी देगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ना देगा, ऐसा तो नहीं देगा दूसरा कुछ उठा के ला के दे देगा यहाँ पे, तो यही देगा, ठीक है, इसी टाइप का। तो पहले फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा था वैसे लिखिएगा और समझिएगा, याद कर लीजिए कि मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जब दो बल्कि ग्रुप नज़दीक नज़दीक होते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, ठीक है। ये एमीन के केस में भी आपको बताया था मैंने। तो चलिए, अगर एमीन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है मैंने आपको, केमिस्ट्री फुल प्रिपरेशन टर्म 2 के लिए, वो प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हैं अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये तो तय है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के पीछे रीजन क्या है, जैसे डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना O के साथ, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव हो जाता है और लगे हाथ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही इसके पास पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल खुश हो जाता है और आके इसके साथ दोस्ती कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके दोस्ती कर लेता है, दोस्ती कर लिया, हाथ मिला लिया, तो बॉन्डिंग हो गया। अब जैसे ही ये बॉन्डिंग हुआ तो इस ऑक्सीजन के ऊपर तो बेचारे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हो गया इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब ये चाहेगा कि जल्दी से ये भी अपने आप को चाहेगा कि हम भी स्टेबल हो जाए, निगेटिव चार्ज रखना कोई नहीं चाहेगा, तो वो क्या करेगा, H+ आयन ले लेगा, यानी प्रोटॉन ले लेगा। चूंकि देखिए इसके ऊपर निगेटिव है तो इस पर कौन जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज ही ना जाएगा। हमेशा याद रखिए, जिस पे पॉजिटिव है उस पर निगेटिव जाएगा, जिस पे निगेटिव है पॉजिटिव जाएगा। इस पर निगेटिव कतई नहीं आ सकता है, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। तो चला गया हाइड्रोजन, दोस्ती कर लिया और इस तरीके से बॉन्डिंग हो गया। तो कहना यहाँ मैकेनिज्म यही है, ये स्लो स्टेप जो आप देख रहे हैं इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करते हैं फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। जो स्लो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपको चूंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में ये कार्बोनाइल ग्रुप होता ही होता
है। ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसी को दिखाना था, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब देखिए, जब इस अवस्था में है हमारा कार्बन, तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो देखिए यहाँ पे कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2 हाइब्रिडाइज है। जब इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, है ना? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इन्हीं बातों को यहाँ लिख दिया है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, जिसमें पॉजिटिव होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। द हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप देख लो इसको, मतलब पढ़ने की नीड नहीं है, आप इस कर सकते हो इसे। मैंने जो समझाया है बस उसी को यहाँ पे लिखा है कि sp2 से sp3 हो गया एंड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। दिस इंटरमीडिएट इमीडिएटली एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम, है ना, टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई आपके? तो ये आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, और इससे बहुत फ़ायदा है कि इस एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग फटाक से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए फटाक से, समझिएगा बच्चों। फिर कह रही हूँ कि यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि यही क्वेश्चन आना है, लेकिन ये एक क्वेश्चन आप बनाएंगे ना तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा कुछ और भी बदल के देगा तो आप बना पाएंगे, इसलिए पढ़िए इसको। रीअरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दिया तो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है CH3CHO एल्कोहल, तो बस इसको देखते ही समझ जाइए कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो ही जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ये हो गया, ये H बॉन्डिंग बना लेगा, उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखूंगी, सिर्फ आपको समझा दिया। ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाएगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जबकि इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये अल्केन है, वंडर वॉल फोर्स होता है, और आपको सभी को पता है वंडर वॉल फोर्स जो होता है वो बहुत कमज़ोर फोर्स होता है, तो उसे तोड़ना आसान होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका कम हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, फटाक से एक बार एक सरसरी निगाह से देख लें आप। बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्टिव फोर्स हाइयर इज द बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई आपके कि अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है तो ज़्यादा एनर्जी देना होगा उस फोर्स को तोड़ने के लिए, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा गर्मी देना होगा ना तब ना बॉईल करेगा आपका, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो उसी चीज़ को यहाँ फिर लिख दिया है। CH3CH2OH undergoes extensive intermolecular H bonding, therefore its boiling point is highest among all the given compound. CH3CHO possesses dipole-dipole interaction which are stronger than van der Waals forces. So van der Waals forces of attraction which possess in CH3CH2 CH3, hence order of boiling point क्या हो गया, देख लीजिए, सबसे कम इसका उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होगा। यानी ये आप समझ सकते हो ना कि एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्कोहल का। क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर नाउ, तो मान लीजिए देखिए इस टाइप से दिया तो ये आपने पकड़ लिया कि की वर्ड ये है, तो आपके समझ में आएगा, कोई भी अल्केन देगा, कोई भी एल्डिहाइड देगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, आपको CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये पुश करेगा इसके तरफ। ठीक है, जबकि ये जो है क्लोरीन, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लोरीन क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर के तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसका H+ निकल पाना इजी हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा तो H+ आयन यानी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागने में ज़्यादा सफाई से भाग सकता है, जल्दी निकल सकता है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा देन इसके। उसी चीज़ को यहाँ लिखा है मैंने। क्लोरोएसिटिक एसिड मोर एसिडिक ड्यू टू presence of
ऑफ, देखिए 2 बार लिखा गया, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव इफेक्ट, while in acetic acid no such group is। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो इसका टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, विड्रॉ करेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो जिसके कारण इसके ऊपर क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गया तो ये अपोज करेगा H+ को निकलने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि निकलता नहीं है, एसिटिक नेचर का होता ही है आपका एसिटिक एसिड, तो एसिड तो होगा ही ना, H+ आयन तो निकलेगा ही, लेकिन कंपैरिजन अगर करना है तो ये मोर एसिडिक हो गया देन इसके, ये बातें हो रही हैं। ये नहीं समझना है कि ये एसिडिक है ये नहीं है एसिडिक, एसिडिक ही है बट ये ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगा इस तरफ डिलोकलाइज होके, तो H+ आयन यहाँ से निकल सकता है ईजिली, इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, जबकि इस केस में उल्टा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा, इसलिए कंपैरेटिवली ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस होगा। समझ गए आप? नाउ आगे बढ़ें। देखिए अब देखिए, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, आप खुद बोलना बच्चों की, एक भी फालतू क्वेश्चन अभी तक आपने देखा है? एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ आपको। तो केमिकल टेस्ट आपको बताना है किसके लिए, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, एकदम रट के रख लेना, एकदम 100 टाइम्स बता रही हूँ कि फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड के लिए ये आप कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं, जिसमें फिनॉल क्या करता है, फिनॉल गिव्स वायलेट कलरेशन विथ न्यूट्रल FeCl3। फेरिक क्लोराइड टेस्ट इसीलिए इसको कहा गया क्योंकि यही FeCl3 जो है फेरिक क्लोराइड है। सॉल्यूशन वाइल बेंजोइक एसिड गिव्स बफ कलर्ड PPT ऑफ फेरिक बेंजोएट, फेरिक बेंजोएट बनाता है, जबकि एक क्या करता है आपका, देखिए यहाँ रिएक्शन मैंने लिख दिया है, देख लें आप, इसी तरीके से आपको भी कर लेना है। तो ये पहचान हो गया, ये बेंजोइक एसिड है और ये फिनॉल है, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा लोग, हैं। ये भी बेंजोइक एसिड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी में है, बेंजल डिहाइड एंड एसीटोफिनोन। ध्यान दीजिए, बेंजल डिहाइड एसीटोफिनोन, ठीक है। तो देखिए बेंजल डिहाइड एरोमेटिक है, जबकि आपका एसीटोफिनोन क्या है, मिथाइल कीटोन है। तो देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन शो करता है, बस याद कर लीजिएगा, जिसके पास भी CH3CO ये ग्रुप है वही आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, यानी येलो PPT ऑफ CHI3 देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म मतलब CHI3, ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए एसीटोफिनोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट विथ NaOI, यानी कि ये बना है किससे, NaOI किससे बना है, NaOH प्लस I2 से मिलकर बनता है, हाँ। वाइल बेंजल डिहाइड विल नॉट गिव दिस टेस्ट, बात आगे समझ में, क्योंकि बेंजल डिहाइड में ये ग्रुप ही नहीं है। देखिए यहाँ लिखा है ना फॉर्मूला C6H5CHO, तो ये वाला ग्रुप है ही नहीं, इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। तो अब यहीं पे आपको एक चीज़ ऐड कर दे रही हूँ बच्चों, जैसे ही डिस्टिंग्विश दे इस तरीके का, तो फटाक से पहले पता कर लेना ना कि ये ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हो जाएगा, अगर नहीं है तब फिर डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपेयर करने के लिए ऐसा वाला दे दे जिसमें ये ग्रुप हो और एक में ये ग्रुप नहीं हो, बस फटाक से आंख मूंदो आइडोफॉर्म टेस्ट करो, ओके। चलिए तो यहाँ देखिए रिएक्शन मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ CH3CO C6H5 रिएक्शन करेगा तो आइडोफॉर्म PPT, येलो PPT दे देगा आइडोफॉर्म, और ये जो है आपका, ये देखिए ये एसीटोफिनोन था, बेंजल डिहाइड C6H5 CHO को न बोलेंगे, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, एक ही चीज़ लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये नो येलो PPT देगा आपको, कोई येलो PPT वो नहीं देने वाला है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, जो फिर से बोल रही हूँ, आइडोफॉर्म टेस्ट बस ध्यान रखिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का येलो PPT देगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप, बस इतना मेरे साथ बोल लीजिए, हो गया आपका।
प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनल प्रोपेनोन, देखिए क्यों दिया इसको, ये पहचान कर लीजिए, ये CHO है, ओन है तो CO ग्रुप है, अल है CHO है, तो ये कब करेंगे, इसका डिफरेंसेस कैसे आएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट है, इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट के टॉलेंस टेस्ट भी कह सकते हैं आप, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, दोनों चीज़ कह सकते हैं, इसलिए दोनों चीज़ मेंशन किया है मैंने लिखते वक्त। देखिए प्रोपेनल रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट टू सिल्वर वाइल प्रोपेनोन डज नॉट, आपको पता है एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर मिरर देता है, जबकि कीटोन वैसा नहीं करता है, तो ये कि एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो बस हो गया, लिख दिया। और यही है टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ने ये रिएक्शन शो कर दिया, सिल्वर मिरर दे दिया आपको, जबकि आप कीटोन के साथ करेंगे नो रिएक्शन दिखाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन दिया था एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एसीटोफिनोन CH3COC से H5 को कहेंगे, बेंजोफिनोन C6H5CO C6H5 को कहेंगे बच्चा लोग। तो मैंने इसका डिफरेंसेस लिखा नहीं, बस बता दूं आपको, ये मैंने जानबूझ के लिखा है आपको दिखाने के लिए कि जब देखिए एसीटोफिनोन, अब वहाँ क्या था, एसीटोफिनोन था, बेंजल्डिहाइड था, यहाँ क्या दिया, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन लिख दिया। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को भी दिखाने के लिए हम लोग यही टेस्ट करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट ही करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ये ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है वो ग्रुप, तो इसलिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, समझ गए। जो मैंने शुरू में कहा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कब लागू हो रहा है, तो बस कम, हाँ ये जरूरी है कि ये पता होना चाहिए आपको, पता चलेगा तभी तो आप समझोगे कि ये है ना। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड बढ़ाती हूँ आपको बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स कैनिजारो रिएक्शंस वेयर एज एसिटल्डिहाइड डज नॉट, यानी कैनिजारो रिएक्शन भी पूछ सकता है तो भी आप इसको लिख सकते हो, और अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो भी लिख सकते हो, दोनों काम पर्पस सॉल्व हो रहा था इसमें, ठीक है। तो देखिए कैनिजारो रिएक्शन कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तब, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तब। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड HCHO डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन atom, so it gives Cannizzaro reaction. On the other hand, acetaldehyde contains alpha hydrogen, does not show Cannizzaro reaction। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ जाएगा, फटाक से 2 मार्क्स ले आइएगा आप लोग, कि बस याद रखिए की वर्ड है कैनिजारो का, कि कैनिजारो रिएक्शन तब होता है, वैसा एल्डिहाइड दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ये होता है ना, हाँ, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप होने के बाद भी ये कैरेक्टरिस्टिक गुण नहीं दिखा पाता है कार्बोनाइल का, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो रेजोनेंस होता है, डीलोकलाइजेशन में आ जाता है, इसीलिए एक जगह स्थिर ही नहीं है, तो कार्बोनाइल कैसे दिखाएगा, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वैसा हो पाता है। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, carboxylic don't give characteristic reaction of carbonyl group such as formation of oxime, hydrazone etc. It is due to resonance in carboxylic acid। बस इतना भी आप लिख दोगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस ये इतना दिखा देना करके रेजोनेंस कैसे हो जाता है, इसलिए नहीं दिखा पाता। ड्यू टू रेजोनेंस अ कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट हैव अ प्योर CO ग्रुप एज इन एल्डिहाइड और कीटोन, दस कार्बोक्सिलिक एसिड डोंट गिव कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो देखिए ये आ गया, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्सन, एसिटाइलिन से एसिटिक एसिड बनाना है, ये इसी तरीके से इसको आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस ये काम नहीं हो सकता है, बात आई समझे। जैसे मैथमेटिक्स में आप मैथ बना के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये ज़रूरी होता है, या तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं उस टाइम ये हो जाता है कवर, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन पर्पज से यहाँ पे वीडियो है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप करेंगे, एक करो और
1 करो और 10 सॉल्व होगा, ये ऐसा कहानी है। एसिटाइलिन टू एसिटिक एसिड बन गया। बेंजल डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है, तो देखिए बेंजल डिहाइड लिया, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा, फिर इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। अब देखिए क्या कहा मैंने कि आपको 1 करो 10 बनेगा, तो जैसे बेंजल डिहाइड से बेंजीन बनाना है तो यहीं तक रुक जाइए आप, ठीक है। उसके बाद अगर उसके आगे मुझे तो बेंजोफिनोन बनाना है ना, तो देखिए यहाँ पे इसके आगे बढ़ाया इसे, बेंजीन लिया और इसको फॉस्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे, प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा बेंजोफिनोन। ये वही है जो पीछे आपने पढ़ा था, बेंजोफिनोन लिखा है सिर्फ यहाँ पे इसको रिंग के स्टाइल में, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि कन्वर्सन का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आंख मूंद के पढ़ना है, उसको देखिए, उसको समझिए कि इतना से यहाँ पे भी आया जा सकता है। मान लीजिए जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है एथेनल टू प्रोपेनोन, तो एथेनल इसको बोलेंगे, प्रोपेनोन हमें बनाना है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर के साथ आपने डाला तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड हो जाता है, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। हाँ, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दोगे एसिडिक मीडियम में, तो देखो ये क्या बना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना। तो इसका अर्थ ये हुआ ना बच्चा कि एथेनल से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी तो इससे बन सकता है। बात आ रही समझ में? बार बार आप लोग बच्चे हैं, आपको समझाना तो काम ही है ना हम लोगों का, तो यही समझा रही हूँ कि बस ये नहीं है कि एथेनल से प्रोपेनोन बनाया तो सिर्फ एथेनल से प्रोपेनोन बना लिया बस हो गया, नहीं, एथेनल से हमने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी बनाया, ये भी हमारा एक काम हो गया। इसके आगे फिर बढ़ा दिया Cu 573 केल्विन पर गर्म किया तो H2 ये फंक्शन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना हो जाता है और ये प्रोपेनोन बना लिया, कीटोन बन गया। इसी तरीके से हर एक को समझिए और ध्यान दीजिए कि क्या बताया जा रहा है। एसिटिक एसिड टू मिथाइलेमीन बनाना है, तो एसिटिक एसिड लिखा, अमोनिया डाला, प्रोडक्ट बन के आया, हीट किया, अमाइड बना, अमाइड को जब Br2 के उसके प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे तो मिथाइल एमीन बनेगा। ये एमीन वाले में भी पढ़ाया है आपको मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड टू मेथेन बनाना है, तो ये तो बहुत आसान है। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दो, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एसिटिक एसिड को सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट करने के बाद सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर दो, मेथेन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है। ये एक वीडियो है 11th क्लास का जिसमें मैंने पढ़ाया है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने लिखा है एक कन्वर्सन और एक कन्वर्सन से अनेक कन्वर्सन, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है वो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने मेंशन किया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, ठीक है। तो नेम रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन, तो आपको पीछे जो पढ़ा है वही है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी शो करेगा कैनिजारो रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन कब करेगा? जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए तभी होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन और हेल बोलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, ये सब का मैंने नहीं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इतना ही सा आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये नहीं बताने के पीछे क्या रीज़न है, ये सारा मैंने आपको बताया है पहले भी बच्चों, मतलब चैनल पे सारा वीडियोज अवेलेबल है। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको सारा लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके विजिट कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स भी डाला था इसका कि मतलब सिर्फ क्लीमेंसन का क्या क्या मेन प्रोडक्ट आता है और उसमें कौन सा रिएजेंट काम करता है, बस उतना ही आप देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बस उस शॉर्ट्स को देख के और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख लेना कि हाँ ये क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कौन सा रिएजेंट काम करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ओके, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन 11, यानी कि आपको मैंने 11 क्वेश्चन अभी बताए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दोगे तो काम चलेगा नहीं, ये सारा आपको होना चाहिए। और ये सारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया इतना टाइम लेके आपका, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखिए, सोचिए कि हाँ ये काम करता है कॉन्सेप्ट या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से तो आप उसे करने को एबल हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले।
आपका कुछ काम हो इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों और अच्छा लगा हो समझ के तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को, और ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। तो अगले क्लास के लिए जुड़े रहें आप साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।